गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ये इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लिमिट और देन हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा क्या होता है। हमने फंक्शन पढ़ा है पहले, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, जैसे मुझे x का फंक्शन चाहिए तो हम क्या कहते हैं कि x का फंक्शन हमारे पास क्या होता है fx। x पे अगर f फंक्शन लगा दे तो fx x का फंक्शन ही बन जाता है, ठीक है। अब मुझे किसका चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे शो करते हैं, z से। अगर इसका फंक्शन चाहिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास f z, यानी f of z इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यही चीज आ जाएगी। अब देखिए जब हम fx लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि y इक्वल हमारे पास क्या आएगा, fx आएगा, ये बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास fz यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो इसको हम डिनोट करेंगे w से, यानी w इक्वल fz, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है z वो हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड जो w है वो हमारे पास क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे, z की अपनी खुद की एक वैल्यू होगी, लेकिन जो w डिपेंड करेगा, जो w की वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, fz से तो आएगी। इसलिए z हमारा क्या इंडिपेंडेंट है, w हमारा क्या डिपेंडेंट है, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आती है x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो w भी तो क्या एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, तो w या तो स्मॉल लिख लो या कैपिटल लिख लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। w की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी, ये भी हमारे पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम किससे शो करेंगे, u प्लस आयोटा v से। यहाँ नीचे लिखती मैं w इक्वल u प्लस आयोटा v, ठीक है। अब देखिए जो u और v है वो भी दोनों क्या x और y के फंक्शन है, यानी u भी किसका फंक्शन है, x और y का, एंड v भी किसका फंक्शन है, x और y का ही फंक्शन है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आएगी। किसके बारे में बात करें हम, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। जैसे नॉर्मली हमारे पास x का फंक्शन होता है fx, उसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे शो करते हैं, z से। तो z का भी फंक्शन होगा क्या, fz। जिस प्रकार से हम fx को y लिखते हैं यानी y इक्वल fx होता है हमारा, उसी टाइप से हमारे पास fz इक्वल क्या होता है, w होता है। जैसे z इक्वल x प्लस आयोटा हो गया, देन हमें w को भी तो डिनोट करना पड़ेगा, तो w इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस आयोटा v, ठीक है। यहाँ पर u भी x y का फंक्शन है, v भी हमारे पास क्या है x y का फंक्शन है। ये छोटा सा इंट्रो था किसका, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। आगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल, नाम सुना होगा पहले, पॉलिनोमियल का क्या आता है हमारे पास, बहुपद। यानी हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, अगर उसमें हाईएस्ट पावर हमें 3 दे रखी है तो हम बोलते हैं ये क्या है हमारे पास 3 घातीय बहुपद है, ठीक है। कैसे, जैसे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है। जैसे w को ही लिख लेते हैं हम कि w का हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पहले कोई ना कोई इसका कोएफिशिएंट a0, ठीक है, z1, ठीक है, फिर a1 z2, a2 z3 एंड सो ऑन an zn, ठीक है। यानी हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, an zn। चाहो तो इसको आप पहले भी लिख सकते हो, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं कैसे, ये सिंपली मैंने एक बार शो किया इक्वेशन में। जैसे हम लिखते हैं x की क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, कितनी हाईएस्ट पावर है इसकी 3, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि 3 घात का ये क्या है हमारे पास बहुपद है। इसी प्रकार से अगर इसको लिखना है तो पहले z की n, देन z की n-1, देन z की n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है, कोई भी कांस्टेंट बच जाता है। ये होता है पॉलिनोमियल, यानी डिनोट कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन को। अब देखो कोई भी हमारे पास स्पेशल केस हो, स्पेशल केस की बात करते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई भी स्पेशल केस हो, ठीक है, माना हमें इस पॉलिनोमियल को ही शो करना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को स्पेशल केस में कैसे शो करेंगे, जैसे चाहिए तो किसकी वैल्यू, w की, ठीक है। w की वैल्यू हमें चाहिए तो कैसे शो करेंगे इसको, देखो अब z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, इसका कोई ना कोई कोएफिशिएंट भी होगा, यानी पूरे को शो करें तो मान लें कि az में इक्वेशन बनती है, प्लस में कोई भी जो हम कोएफिशिएंट कांस्टेंट लिखते हैं, जैसे
वो हमारे पास क्या आ जाएगा b। यानी स्पेशल केस में अगर आप पॉलिनोमियल शो करना चाहते हैं तो आपके पास क्या आएगा कि w इक्वल az प्लस b। ठीक है, तो किसके बारे में बात की हमने? कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में, छोटा सा उसका पॉलिनोमियल देखा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? एक लीनियर इक्वेशन होती है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोल सकते हैं क्या कि w इक्वल हमारे पास क्या आ गया az प्लस b। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि कोई भी एक सिंगल हमारे पास सिंगल वैल्यू कोई भी फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये तो होगी पॉलिनोमियल की बात। ठीक है, नेक्स्ट हम और बात करते हैं। जैसे हमें कोई फंक्शन दे रखा हो e की पावर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी चेक करते हैं कि e की पावर में अगर दिया हो कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो किस टाइप से दिया होगा। पहले इसमें देख लेते हैं, हमने लीनियर देखा, अब हम बाइलिनियर देख लेते हैं एक बार कि द्विरेखिक रूपांतरण यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा हमारे पास। तो देखिए अभी हमने देखा तो वो हमारे पास कैसा था? w इक्वल az प्लस b, जिसे हमने लीनियर बोला था ना। अब देखिए बाइलिनियर फाइंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर आ रहे हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में, जहां q नॉट इक्वल टू 0। यही बात बोलते हैं। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनल नंबर की फॉर्म में शो करना है तो किससे शो करेंगे? w से। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या हमारा z, तो pz अपॉन qz। इस टाइप से क्या हम शो कर सकते हैं? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? रेशनल कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। अब हमें बाइलिनियर चाहिए तो देखिए बाइलिनियर के लिए हमारे पास क्या होता है? जैसे हमारे पास यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि w इक्वल, इसमें हमें क्या दे रखा था? az प्लस b। इसमें हमें जैसे az प्लस b अपॉन cz प्लस b, अगर इस टाइप का फंक्शन हमारे पास आ जाए तो ये हमारा क्या होगा? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, वैसे यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? cz प्लस b नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो w इक्वल az प्लस b अपॉन cz प्लस b हमारा क्या होएगा? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम e की x की फॉर्म में, यानी हमारे पास e की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो तो किस टाइप से होगा। देखिए जैसे हमारे पास नॉर्मली फंक्शन पढ़ा तो हम लिखते हैं कि e की x। ठीक है, अब इसमें किस टाइप से पढ़ा होगा? इसमें हम क्या लिखेंगे? e की x वाला फंक्शन यानी e की पावर में चाहिए तो ez को हम कैसे लिखेंगे? z की वैल्यू होती है हमारे पास क्या? x प्लस आयोटा y, ये होती है। इस e x प्लस आयोटा y को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? e की x डॉट e की आयोटा y। हम बोलते हैं कि जब भी किसी फंक्शन का अगर बेस सेम है तो उनकी जो पावर्स होती है वो क्या होती है? ऐड हो जाती है, एडिशन हो जाता है उनका। ठीक है, तो e की x डॉट e की आयोटा y, तो एडिशन हो गई e की x प्लस आयोटा y बन जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एक थ्योरम या स्टेटमेंट थ्योरम का बताया था क्या कि e की आयोटा थीटा हमारे पास क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यही होती है। तो क्या ये चीज हम e की आयोटा y पर अप्लाई कर सकते हैं? अगर अप्लाई करें तो देखो क्या आएगा? e की x हमारे पास एज इट इज, e की आयोटा y हमारे पास क्या आ जाएगा? cos y प्लस आयोटा sin y, ये चीज आ जाएगी हमारे पास क्या? e की आयोटा y। तो e की z को हम किस फॉर्म में शो कर सकते हैं? e की x डॉट cos y प्लस आयोटा sin y। ठीक है, ये हमारे पास e की पावर का कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपको साइन में या cos में कोई फंक्शन दे रखा हो, जैसे आपको दे रखा हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे sin z, तो sin z की वैल्यू होती है हमारे पास e की आयोटा z माइनस e की माइनस आयोटा z अपॉन 2 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे आयोटा क्यों आया? हमें पता है कि जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लिखते हैं e की आयोटा थीटा की फॉर्म में
cos z के लिए देखें तो cos z क्या है हमारा, cos z हमारे रियल नंबर है, रियल फंक्शन है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा e की आटा z प्लस e की माइनस आटा z अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ इसके साथ आटा नहीं आएगा बिकॉज ये क्या है हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको साइन और cos की वैल्यू पता है तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे पास tan, cot, cosec, sec उनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज और देखिए कि अगर आपको साइन हाई पैराबोलिक z की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है कि हाई पैराबोलिक में ना तो कोई नेगेटिव वैल्यू आती है और ना ही आपको कोई इमेजिनरी पार्ट आता है। तो अगर साइन हाई पैराबोलिक z की आपको वैल्यू चाहिए तो आपके पास क्या आ जाएगा e की z माइनस e की माइनस z अपॉन 2। ठीक है, अगर सेम आपको cos हाई पैराबोलिक z की वैल्यू चाहिए तो आपके पास क्या आ जाएगा e की z प्लस e की माइनस z अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारे पास sin z, ये cos z, देन हमारे पास sin हाई पैराबोलिक z एंड cos हाई पैराबोलिक z। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक हमने छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की क्या की है बात की है। ठीक है, अब थोड़ी सी डेफिनेशन हम लिमिट और कंटिन्यूटी की भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट की। तो आपने पहले भी पढ़ा है लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में सेकेंड ईयर में कि लिमिट क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ आपको कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, वैसे सिंपली बात करें तो f(x) कोई फंक्शन होता है। ठीक है, वो x टेंड्स टू a होता है, यानी किसी की ओर वो मूव हो रहा है। ठीक है, कन्वर्स हो रहा है उसकी ओर, x टेंड्स टू a पर हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, कौन से एप्सिलॉन एंड डेल्टा, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जो होता है वो एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है, ये भी क्या होता है ग्रेटर देन 0। देन हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के रूप में होता है कि f(x) - a लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x - a लेस देन डेल्टा। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन भी हम किस में बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में बनाएंगे। जैसे f(z) कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है, कि f(z) माइनस, अब देखिए यहाँ तो क्या आनी है हमारी लिमिट ही आनी है कि f(z) माइनस l क्या आएगा हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन व्हेन, अब देखिए यहाँ पे वहाँ x माइनस क्या होता था यहाँ z, और ये किस फंक्शन पर लिमिट हमें दे रहा है, किस पॉइंट पर दे रहा है, मान लेते हैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन डेल्टा वेयर एप्सिलॉन एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन होती है कि f(x) - l लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ x के लिए सॉरी z है, f(z) - l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन z - z0 लेस देन डेल्टा वेयर एप्सिलॉन एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये तो होगी हमारी लिमिट की बात। अगर हम कंटिन्यूटी, अब देखिए यहाँ से एक इसकी अरिथमेटिकल डेफिनेशन और निकलती है क्या कि लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) इक्वल l, इस टाइप से भी आप लिमिट की डेफिनेशन को शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कंटिन्यूटी के बारे में, अब देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी के लिए जिस प्रकार से हमें f(x) या f(z) टेंड्स टू l हमने लिमिट फाइंड किया, इसमें हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा। कैसे, जैसे हमने बोला था कि हमारे पास लिमिट क्या थी z टेंड्स टू z0, देन f(z) इक्वल हमारे पास क्या था l आया था ना, इसमें देखो क्या चेंज आएगा, इसमें हमारे पास दोनों फंक्शन होंगे। कैसे f(z) माइनस f(z0), इतना डिफरेंस आया, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है लेस देन एप्सिलॉन व्हेन z माइनस z0 लेस देन डेल्टा, यानी फंक्शन सॉरी डेफिनेशन क्या बनी कंटिन्यूटी की कि f(z) माइनस f(z0), ठीक है, क्या है कि f(z) कन्वर्स हो रहा है किसकी ओर f(z0) की ओर। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन z माइनस z0 लेस देन डेल्टा, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ गई।
वही यहाँ पे भी एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है, दो ग्रेटर देन 0 पॉइंट है, एंड जो डेल्टा होता है वो डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन पर। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की एक छोटी सी डेफिनेशन थी जिसके बारे में हमने जान लिया। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी अरिथमेटिक डेफिनेशन लिखनी है तो लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z). अब देखिए बाकी चीज सेम है, यहाँ पे l था तो इक्वल में l आ गया था लिमिट में, यहाँ फंक्शन इक्वल में भी क्या आ जाएगा, f(z0). देन हमारे पास क्या आएगा, जो फंक्शन f(z) वो z0 पर क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी हमें मिल रही है। ठीक है, तो हमने अभी तक तो डेफिनेशंस के बारे में जाना, किसकी, पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में जाना, उसके थोड़े से फंक्शन देखे आगे। देन हमने क्या किया, हमने लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस के बारे में इसकी क्या किया, बात किया। अब हम इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट क्या गिवन है हमें। एग्जांपल फर्स्ट में हमें गिवन है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, लिमिट z टेंड्स टू 2 e की पाई बाय 3 आयोटा z की क्यूब प्लस 8 अपॉन z की 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें यहाँ से कोई ना कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बात बताइए कि अगर मैं लिखूं z की 6 माइनस 64, ठीक है, ये चीज लिखी, इसको क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि z की स्क्वायर की क्यूब माइनस 4 की क्यूब। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ये फॉर्मूला क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब इक्वल होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यही चीज होती है ना, पहले इसको खोल के देखते हैं। सबसे पहले क्या खोलना है हमें, a माइनस b, ठीक है, तो a z स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे पास 4, ठीक है। नेक्स्ट a स्क्वायर यानी z स्क्वायर का स्क्वायर z की पावर 4 प्लस ab, a की वैल्यू z स्क्वायर, b की वैल्यू 4, तो 4z स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू पड़ी है यहाँ पे z की 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। यहाँ पे भी हमें मिल रहा है z की 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। अब इसको क्या करना है, हमें जो फंक्शन हमें गिवन है अगर हम उसको z स्क्वायर माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो अपॉन में हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। तो लिखना क्या है, ये इक्वेशन जो फर्स्ट गिवन है मल्टीप्लाई विद, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, क्योंकि हमें पूरा फंक्शन ये बनाना है z स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किससे, z स्क्वायर माइनस 4 बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, z स्क्वायर माइनस 4 से, ठीक है। तो करो, तो लिमिट में तो कोई इफेक्ट नहीं, लिमिट क्या दे रखी है हमें, z टेंड्स टू 2e की पावर आयोटा पाई बाय 3, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई हुआ, z स्क्वायर माइनस 4 से, ऊपर पड़ा क्या है z की क्यूब प्लस 8, अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है z स्क्वायर प्लस 4 z की 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16 एंड z स्क्वायर माइनस 4, डिवाइड भी तो करना है इससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास पूरा फंक्शन बन गया क्या, z के 6 माइनस 64। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, इसी के आगे लिख रही हूँ मैं इसको फंक्शन बना के। तो लिमिट z टेंड्स टू e
आयोटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला एज जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड की क्यूब प्लस 8 अपॉन में देखिए क्या चल रहा है, इस पूरे फंक्शन का क्या हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड की 6 माइनस 64, क्योंकि हमें यही तो बनाना था इसलिए तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या लिखी मैं जेड की 6 माइनस 64 है, क्या हम इसे जेड की क्यूब का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे चलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू जेड की क्यूब एंड बी की वैल्यू 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको नेक्स्ट खोलेंगे। लिमिट क्या चल रही है हमारे पास, z टेंड्स टू 2e की पाई बाय 3 आयोटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला तो एज इट इज पड़ा है हमारे पास z स्क्वायर माइनस 4 z की क्यूब प्लस 8, ठीक है। अपॉन में हम इसको बनाएंगे a की क्यूब का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी a की क्यूब मतलब z का क्यूब, ठीक है। तो वहां से हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा z की क्यूब माइनस 8 एंड z की क्यूब प्लस 8, ठीक है, ये बन जाएगा। अब z की क्यूब प्लस 8 से z की क्यूब प्लस 8 कैंसिल आउट होगा, क्या बचा पीछे, लिमिट z टेंड्स टू 2e की आयोटा पाई बाय 3, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास z स्क्वायर माइनस 4 अपॉन z की क्यूब माइनस 8, इतनी चीज बच गई हमारे पास। अब देखिए आगे ये और सॉल्व नहीं होना, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया, आगे ये कुछ भी नहीं करेगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, यानी लिमिट पुट करते हैं। अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो लिमिट पुट करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, z की जगह क्या पुट करना है, 2e की आयोटा पाई बाय 3, z स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर 4, इस थीटा का भी स्क्वायर होगा तो e की आयोटा 2 पाई बाय 3 माइनस 4, ये चीज पड़ी है। अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है, z की क्यूब माइनस 8, z की वैल्यू पुट करें तो क्यूब है तो 2 की क्यूब 8, अब देखिए e की आयोटा 3 पाई बाय 3, ठीक है, माइनस 8, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए ये वाला 3 इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या कुछ बच गया हमारे पास, देखिए ऊपर से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, नीचे से हम 8 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 पीछे क्या बचा, e की आयोटा 2 पाई बाय 3 माइनस 1 अपॉन में 8 कॉमन लिया तो e की पाई आयोटा माइनस 1, ये चीज बच गई। 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी क्या वैल्यू मिली हमें, यहाँ देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे मैं इसको, वैल्यू मिली हमें क्या 1/2 एज इट इज पड़ा है हमारे पास e की आयोटा 2 पाई बाय 3 माइनस 1 अपॉन में देखिए हमारे पास क्या पड़ा है e की पाई आयोटा माइनस 1। अब हमें आगे इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है e की आयोटा थीटा क्या होता है हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो हम इसको लिख रहे हैं 1/2। अब देखिए cos थीटा यानी cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3 एंड माइनस 1 हमारे पास एज इट इज चल रहा है e की पाई आयोटा तो cos पाई प्लस आयोटा sin पाई माइनस 1, ठीक है। अब देखिए एक मैं वैल्यू आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे, cos 2 पाई बाय 3 तो cos पाई माइनस पाई बाय 3, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए पाई में हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होती तो cos का तो cos ही रहेगा, cos पाई बाय 3, लेकिन क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है, तो पाई में से वैल्यू माइनस हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में हमारे cos कैसा होता है माइनस का, तो cos पाई बाय 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस 1/2 माइनस 1/2। सेम आप आयोटा sin पाई बाय 3 को सॉल्व करेंगे तो आयोटा हमारे पास एज इट इज हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ cos की जगह क्या आ जाएगा sin पाई बाय 3 और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा sin क्या होता है पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या
-1/2 -1 तो -3/2 प्लस आल्टा √3/2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -2, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से आप 1/2 कॉमन निकाल लीजिए। पीछे क्या बच गया हमारे पास 1/2 जो बाहर पड़ा है, एक 1/2 हमने अंदर से निकाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4, ठीक है। क्या बच गया पीछे -3 प्लस आल्टा √3 अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है -2। अब अगर ऊपर से हम -3 कॉमन निकालते हैं, नीचे से हम -2 कॉमन निकालते हैं, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, या तो आप √3 कॉमन निकाल लीजिए या फिर आप 3, तो आप √3 कॉमन निकालते हैं यानी कि पीछे यहाँ पे √3 बच जाए, तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट, √3/4 × 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। अब देखिए पीछे क्या बचेगा, यहाँ से √3 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा √3 प्लस आल्टा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, जो चीज हमें सॉल्व करनी थी। तो हमें आंसर क्या हो गया, गिवन हो गया इसका। एक बार दोबारा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वैल्यू दे रखी थी हमें, ठीक है। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, नीचे वाले फंक्शन को हमने कुछ ना कुछ बना दिया। कैसे, अगर हम इन दोनों को z² - 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो सेम चीज की हमने मल्टीप्लाई